हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा K2Cr2O7 जिसको बोला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। देखिए ये मेरी क्लास का K2Cr2O7 की लगभग चौथी क्लास है, क्योंकि जब भी वीडियो शूट कर रही हूँ लाइट चली जाती है ना। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। कहते हैं मैं हारना नहीं चाहिए, है ना, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अब लाइट आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि आपसे ये शेयर करूं कि नहीं करूं। ठीक है, ये आज के दिन का ये चौथा वीडियो है जो मैं K2Cr2O7 पढ़ा रही हूँ। कल भी मैंने इसकी वीडियो डालने की कोशिश की थी, लेकिन वो लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो रहा था पूरा। तो अब भगवान से प्रेयर करते हैं कि लाइट कंटिन्यू रहे और अपन K2Cr2O7 को कंटिन्यू पढ़े। देखिए K2Cr2O7 जिसको बोला जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन है? इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम, जो डी ब्लॉक की एलिमेंट है, एक ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, इसका अपने को पता होना चाहिए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। देखो पोटेशियम +1 रखता है और ऑक्सीजन रखता है -2, तो कितने पोटेशियम? 2 है, तो 2 + 2x कितने क्रोमियम में? 2। और इसके बाद में एक ऑक्सीजन पे कितना? -2, कितने? 7 है, तो 14 हो गए। दैट मीन्स 2x - 12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। कहने का मतलब है एक क्रोमियम पे कितना चार्ज रखता है? ये क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। अभी भी मुझे हंसी आ रही कि क्या वापस तो नहीं बनाना पड़ेगा। बहुत मेहनत लगती है बच्चों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्लास के अंदर पढ़ाना बहुत ईजी होता है, लेकिन जब आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हो, वीडियोस बनाते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और अब मेरे को सीरियसली बहुत फील हो रहा है, और क्या बोलूँ, कोई वर्ड ही नहीं मेरे पास। ठीक है देखिए, तो क्रोमियम K2Cr2O7 के अंदर क्रोमियम रख रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट +6। देखिए क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? स्कैडनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24 कितना होता है? 24। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4, 3d5। देखिए यहां से लेके यहां तक कितने हो रहे हैं? 18 हो रहे हैं। 18, 19, 19, 19 और 5 24। क्लियर है? अब ये किसका है? ये आर्गन का है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5। ठीक है, ये किसका है? क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? अब देखिए ये इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बोलो। देखो कोई भी मेटल जो होगी उसके आउटर मोस्ट में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है ना, उतने ही रिलीज कर सकते हैं। देखिए क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। यदि मुझे 6 है और मुझे 7वां इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से कहीं से लेना पड़े, मान लीजिए ये क्रोमियम यदि +6 रख रहा है, दैट मीन्स इसने कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट कर लिया? आर्गन का। देखो बाहर कितने? 6, और इसके ऊपर +6 है, दैट मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका एक्सेप्ट कर लिया? इसने कर लिया आर्गन का। और आर्गन क्या है बच्चों? ये है एक नोबल गैसेस, नोबल या फिर स्टेबल गैसेस, स्टेबल। ठीक है, और ये क्या करता है? अपना ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। पी के अंदर मैक्सिमम 6 आने चाहिए, 6 है। एस के अंदर मैक्सिमम 2 आने चाहिए, है। इसका ऑक्टेट पूरा है, तो ये अपना डिस्टर्ब क्यों करेगा? सब लोग तो यहाँ आना चाहते हैं, सब लोग नोबेल बनना चाहते हैं, मतलब सब लोग बोले तो सब एटम्स जो है वो सब नोबेल बनना चाहते हैं। और हम लोग क्या? हम सब अंबानी बनना चाहते हैं, ये नोबेल बनना चाहते हैं, है ना। तो बस यही डिफरेंस है। एटम भी वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे हम करते हैं। ठीक है, इनको इलेक्ट्रॉन्स की लेन देन की पड़ी और हमें पैसे की। यही चीज है ना, क्योंकि कोई भी स्टेबल होना चाह रहा है, स्टेबल तो फिर वो मनी से ही होगा ना। लास्ट स्टेप तो मनी है उसका। बस इसका लास्ट स्टेप है कि मुझे नोबेल बनना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि आपने क्रोमियम यदि +7
लाना चाहे तो क्या पॉसिबल है, क्योंकि सातवां इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, यहां से, जो कि निकालना मुश्किल है। दैट मीन्स क्रोमियम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखेगा। क्रोमियम कितना रखेगा, क्रोमियम रखेगा +6। मैक्सिमम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +6। क्लियर है। अब देखिए कि अब क्रोमियम जो है +6 अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा सकता है। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट घटा सकता है। क्रोमियम +6 है, वो क्रोमियम +5 में भी जाना पसंद कर सकता है, 4 में भी जा सकता है, क्रोमियम +3 में भी जा सकता है, लेकिन क्रोमियम +7 में नहीं जा सकता। ये पॉसिबल है, इधर जाना पॉसिबल है, इधर जाना पॉसिबल नहीं है। इसका क्या कारण है? अरे भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही 6, ये कह रहा है मैं 6 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ मैक्सिमम। मिनिमम मैं 3 भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी क्या? देखो 6 से 5 में गया, फिर 4 में गया, 3 में गया, ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी। जिस ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है बच्चों, उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोला जाएगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको बोला जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जिसका रिडक्शन होता है ना उसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोला जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए इसका मतलब क्रोमियम यहाँ कितना रख रहा है? क्रोमियम +6 रख रहा है, तो इसका मतलब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटाना पसंद करेगा, बढ़ाना? अरे बढ़ा के देख, आर्गन बैठा है, कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप कहते हैं ना कि पहाड़ से सिर भिड़ाओगे तो आपका सिर ही फूटेगा, पहाड़ के कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो आर्गन के कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप अपनी फालतू की अपनी बेइज्जती कराओगे कि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहे हैं। अरे नहीं भैया, ये नहीं देगा आपको, कभी नहीं, कभी नहीं देगा। इसका मतलब ये क्या करेगा कि भैया अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटाने में ही फायदा है। K2Cr2O7 बोल रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटाने में ही फायदा है, और घटाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मीन्स जो K2Cr2O7 है वो कैसा है? वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, रिडक्शन को ही रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, गलत है। जिसका रिडक्शन उसका उल्टा, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाएगा, जिसका ऑक्सीडेशन उसको रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? दैट मीन्स K2Cr2O7 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेथड कैसा है? प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? प्रिपरेशन कैसे की जाती है? इसको की जाती है भैया, आपको याद रखना पड़ेगा, क्रोमाइट और क्रोमाइट आइट और ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला याद रखना, FeCr2O4। देखिए स्टूडेंट, ये जो केमेनोफोर है, K2Cr2O7 है, ये सारा क्या है? एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। तो एक्सपेरिमेंट जैसे जैसे किया वैसे वैसे आपको बता रहे हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पे इसका कोई भी लॉजिक काम नहीं आएगा। बस इन्होंने ऐसे बनाया है, साइंटिस्ट ने इस तरह से फॉर्म किया है, इसका मतलब आपको ऐसे याद रखना है। और सिंपली बोलूँ तो आपको फॉर्मूले जो है आपको रटने पड़ेंगे कि क्रोमाइट और का क्या होता है, क्रोमेट का क्या होता है, डाइक्रोमेट का क्या होता है, ये फॉर्मूले आपको याद रखना पड़ेगा। और ज्यादा कोई केमिनोफोर और K2Cr2 कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए कि किस तरह से ये बन रहा है और किस तरह से इसकी रिएक्शन हो रही। और कोई भी मतलब मैंने जहां तक बच्चों का ये देखा कि केमिनोफोर नहीं समझ में आता, K2Cr2 नहीं आता, ये कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है। देखो ये एक साइंटिस्ट ने जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया थे, उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ही बताया जा रहा है कि सबसे पहला स्टेप में उन्होंने क्या किया। फर्स्ट स्टेप था उन्होंने क्रोमाइट ओर ली। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला होता है FeCr2O4। तो देखिए FeCr2O4 की रिएक्शन किसके साथ करवाई बच्चों? किसी बेस के साथ, मानो NaOH लिखो या फिर उसको
सोडियम कार्बोनेट बोलो। देखो बेसिक मीडियम, ये तो प्योर बेस है, प्योर स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये देखिए ये एक साल्ट है, लेकिन कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। कहने का मतलब है क्रोमाइट और की रिएक्शन यदि आप बेस के साथ करवाते हो, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में, हवा की प्रेजेंस में क्रोमाइट और की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हो, तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 प्लस CO2। देखिए यहाँ पे आपके बुक के अंदर सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, तो सोडियम कार्बोनेट लिख ले, कोई एक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या है, ये क्रोमाइट है, क्रोमाइट आइट है, याद ध्यान रखना, और ये क्रोमेट है, इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेट। ठीक है, और ये क्या हुआ, सोडियम, आगे सोडियम लगा हुआ है तो ये सोडियम लिख दो, सोडियम क्रोमेट। देखो इतना ही फर्क है, ये आई है जबकि यहाँ पे ए है, लेकिन कहानी पूरी चेंज हो जा रही है। ठीक है, अब देखिए ये स्टेप नंबर फर्स्ट हुआ, स्टेप फर्स्ट। अब कौन सा स्टेप करेंगे, स्टेप करेंगे सेकंड। देखो स्टेप सेकंड के अंदर क्या करेंगे, जो स्टेप फर्स्ट के अंदर बना, कौन बना, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, कोई एसिडिक मीडियम के साथ। ये कैसा मीडियम है, H प्लस दे रहा है, दैट मीन्स एसिडिक है। यहाँ H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है। इसको मतलब जो H प्लस देता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वो एसिड है। ठीक है, यहाँ एसिडिक कोई भी एसिड हो सकता है, H2SO4, HNO3, H2, HCl, कुछ भी। कहने का मतलब है कि क्रोमेट की, कौन सा, सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम के साथ करवाई जाती है बच्चों, तो ये बनता है सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ में देखो ये आयरन दे रखा ना, तो एक Fe2O3, ये आयरन ऑक्साइड भी बनेगा। बस अपना फोकस तो यहाँ पे ही काम करेगा, ये इसके साइड प्रोडक्ट है, CO2 है, आयरन ऑक्साइड है। क्लियर है, अब देखिए इधर कि ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट, इसको क्या बोला जाता है, ये सोडियम है, और Cr2O7 को क्या बोला जाता है, डाइक्रोमेट। तो सोडियम हुआ तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे सोडियम डाइक्रोमेट। अब देखिए ये है सोडियम क्रोमेट और ये है सोडियम डाइक्रोमेट, इन दोनों का फॉर्मूले में फर्क है। देखिए वो है, ये है Na2CrO4 जबकि वो है Na2Cr2O7, कुछ नहीं, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, तो ये K2 की जगह Na2 है, और तो देखो सेम डाइक्रोमेट, ये तो है डाइक्रोमेट। क्लियर है, अब देखो हमें तो सोडियम डाइक्रोमेट थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। दैट मीन्स स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप थर्ड क्या बोल रहा है, स्टेप थर्ड बोल रहा है कि जो आपने सोडियम डाइक्रोमेट बनाया है Na2Cr2O7, इसकी अपने को क्या चाहिए, सोडियम की जगह क्या चाहिए, पोटेशियम चाहिए। दैट मीन्स हम एक साल्ट लिखते हैं, कौन सा, आयनिक साल्ट बोले तो KCl, और KCl बोले तो ये अपना पोटेशियम देगा। इधर दो लिख दो, दो सोडियम है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये बनेगा K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। यही तो है, पीछे क्लोरीन ही तो बचेगा, इसका सोडियम बचेगा। दैट मीन्स इसका कलर पूछा जाता है क्रोमेट का। इस क्रोमेट का कलर कैसा होता है बच्चों, ये येलो होता है। और डाइक्रोमेट का कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इसका मतलब K2Cr2O7 का कलर कैसा होगा, ऑरेंज। ये आपको ध्यान रखना, और ये आपके प्रिपरेशन मेथड है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया, एक क्रोमाइट ओरलीआइट, क्रोमाइट FeCr2O4 को लिया, किसी बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाई, किसकी प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। जहां पे एयर लिखा हुआ है दैट मीन्स वहां पे क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। क्लियर है, और क्या बना, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट है, वो साइड प्रोडक्ट है, CO2 है ना, आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, अब ये सोडियम क्रोमेट जो बना है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन गया, डाइक्रोमेट। और हमें तो कौन सा डाइक्रोमेट मिला, सोडियम डाइक्रोमेट, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। दैट मीन्स यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की, सोडियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन किससे कर देंगे, KCl से कर देंगे। KCl क्या है, एक साल्ट है, तो क्या बन गया, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्रोमेट
येलो कलर का होता है, और डाइक्रोमेट कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। CrO4-2 को यदि Cr2O7-2 के अंदर कन्वर्ट करना है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा क्रोमेट। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, डाइक्रोमेट। क्लियर है? अब देखो, क्रोमेट कैसा कलर का होता है, येलो, और डाइक्रोमेट कैसा कलर का होता है, ऑरेंज। क्लियर है? अब देखिए, आपको सिंपल सा चीज याद रखना है कि ऑल क्रोमेट्स all chromates are yellow color. येलो कलर एक्सेप्ट कौन है, सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट जिसका फॉर्मूला होता है Ag2CrO4 इज रेड कलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी क्रोमेट्स है, चाहे सोडियम क्रोमेट हो, चाहे पोटेशियम क्रोमेट हो, चाहे कोई सा भी क्रोमेट हो, उसका कलर हमेशा कैसा होगा, उसका कलर हमेशा कैसा होगा, ऑल क्रोमेट्स आर येलो कलर। सारे क्रोमेट्स येलो कलर के होंगे, किसको छोड़कर, सिल्वर क्रोमेट को। तो अब आपके एग्जाम के अंदर क्या होगा कि ये तो आपको पता है क्रोमेट्स येलो कलर के होते हैं, तो आपके दिमाग में यही रहेगा। एक्सेप्शन को नहीं पढ़ोगे तो भैया सिलेक्शन में देरी हो सकती है। तो वो एग्जामिनर बहुत होशियार है, क्योंकि इनको पता है कि बच्चे के दिमाग में ये है कि क्रोमेट येलो कलर का है। ठीक है, तो ये भी तो सिल्वर क्रोमेट ही तो है, तो ये भी येलो कलर का होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, सिल्वर क्रोमेट जो होता है वो रेड कलर का होता है। इसको आपको याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या चीज होती है कि ये जो क्रोमेट है, और इसको देखो -2 हटाओगे, यदि सोडियम क्रोमेट बनाना तो Na2 लगा दो, यहाँ से ये हटाओगे तो यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना तो K2 कर दो, K2Cr2O7। क्लियर है? अब एक चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको कि सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 को यदि एसिडिक मीडियम दिया जाए, और एसिडिक मीडियम जिसकी पीएच क्या होगी बच्चों, उसकी पीएच होगी <7। ठीक है, तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वो होगा किसके अंदर, सोडियम, या यहाँ आप सोडियम भी लिख सकते हो, यहाँ पे पोटेशियम भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ सोडियम लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, Na2Cr2O7। ठीक है, यहाँ पे भी Na2CrO4 कर सकते हो, और यहाँ पे Na2Cr2O7। कहने का मतलब है क्रोमेट को डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट करना। तो एसिडिक मीडियम दोगे तो ये क्रोमेट किस में चेंज हो जाएगा, ये क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में कन्वर्ट होगा। ये तो हमने ऊपर ही भी लिखा। फिर इसका मतलब क्या होगा, यदि हमने ये ऐसे इक्विलिब्रियम रिएक्शन, यदि मैंने इसको वापस बोले तो डाइक्रोमेट को किस में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, डाइक्रोमेट को यदि मैं क्रोमेट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो मैं कौन सा मीडियम लाऊंगी, बेसिक मीडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पीएच कैसी होगी बच्चों, >7। तो ऐसे लिख सकते हैं कि CrO4-2 एसिडिक मीडियम, H+ मीडियम में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, Cr2O7-2 में। और यदि Cr2O7-2 को यदि बेसिक मीडियम OH- बेसिक मीडियम दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CrO4-2 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही बात ये कह रहे हैं कि आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है। ये इक्विलिब्रियम फॉर्म के अंदर है कि एसिड मीडियम प्रोवाइड किया तो डाइक्रोमेट में, बेसिक मीडियम डाइक्रोमेट को प्रोवाइड किया तो क्रोमेट के अंदर। तो ये पूरा ऐसा फॉर्मूला है। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट में किस तरह से कन्वर्जन होता है। RO4-2 और Cr2O7-2। देखिए इसका स्ट्रक्चर, क्रोमियम कितने हैं ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। क्लियर है? अब देखो इसके शेप कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया ना। कैसा शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है। यहाँ क्रोमियम कितने हैं बच्चों, 2। इसका मतलब एक ब्रीजिंग लिगेंड होगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितने, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
अब देखिए 3 3 6 और एक बीच वाला, ये वाला कौन सा होगा, ब्रीजिंग वाला, ब्रीजिंग लिगेंड बोला जाता है। क्लियर है? ब्रीजिंग लिगेंड का मतलब है पॉलीसेंट्रिक, कितने सेंटर है, 2 सेंटर है, किसके हैं, क्रोमियम के, और दोनों को कौन बांध के रख रहा है, ऑक्सीजन रख रहा है, तो ये ब्रीजिंग ऑक्सीजन है। क्लियर है? तो ये क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम कितने हैं, एक ब्रीजिंग लिगेंड है इसके अंदर, है ना। तो ये कितने चार्ज रख रहा है, -2, तो देखिए बच्चों ये -1 और ये -1 कितने हो गए, -2। तो ये क्रोमेट का स्ट्रक्चर है और वो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर है। इसमें कई बार ये पूछ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर, आपको ध्यान होना चाहिए बॉन्ड ऑर्डर। देखिए ये आपने नोट डाउन कर लो, फिर क्रोमेट का बॉन्ड ऑर्डर पता करते हैं कैसे होगा। RO4 -2 बनाए। अब देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, नहीं सॉरी, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ आ सकता है, आ सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। इसका मतलब क्या, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। बस अपने तो डबल बॉन्ड 2 ही रहेंगे, डबल बॉन्ड 2 ही रहेंगे। अब देखो ये एज इट इज था, एज इट इज रखा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रखा, लेकिन यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए और इस डबल बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर ट्रांसफर कर दिए। इसको बोला जाता है बच्चों रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का सिंबल है, रेजोनेंस, कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर अल्टरनेटिव होने चाहिए, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से यदि हम इसको वापस यहाँ कन्वर्ट करना चाहे, इसको वापस यहाँ लाना चाहे, और इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है क्रोमियम क्रोमेट का, वो रेजोनेंगे ना, तो इसके टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है, 6। आपको ये याद रखना है, बना सकते हैं लेकिन अभी अपने पास इतना रेजोनेंस पे इतना फोकस नहीं करना है। रेजोनेंस वाला जो पॉइंट है वो अपन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें एक चीज बतानी कि क्रोमेट जो है वो अपना रेजोनेंस रखता है और उसकी वजह से वो स्टेबिलिटी रखता है। तो कितने इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमेगा ये, और इस तरह से 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे। आपको याद रखने कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। तो इसमें काम क्या लेते हैं, अब देखो एक बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर किसको दिखाता है, बॉन्ड ऑर्डर दिखाता है स्टेबिलिटी को, ठीक है। बॉन्ड्स, टोटल बॉन्ड्स अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टोटल कितने बॉन्ड्स है और टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं। तो देखिए हमेशा क्रोमेट के अंदर याद रखना है कि टोटल रेजोनेटिंग ये होते हैं 9, कितना होता है 9, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना होता है 6। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 9/6, जिसको बोला जाता है, यदि इसका कट करके करेंगे तो ये 1.5 समथिंग आएगा, ये याद रखना है आपको। तो यदि क्रोमेट का डायरेक्ट पूछते हैं कि क्रोमेट का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है 6, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं 9, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी को बोला जाता है बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर हमेशा किसको बताता है, स्टेबिलिटी को बताता है। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्रोमेट है जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, कहते हैं इसी के अंदर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। देखो हमने जो K2Cr2O7 बनाया है वो किसका टेस्ट करेंगे, क्रोमाइल बोले तो क्रोमियम का, क्लोराइड बोले तो क्लोरीन का। तो देखिए यदि K2Cr2O7 की रिएक्शन, K2Cr2O7 की रिएक्शन कोई आयनिक कंपाउंड, कौन सा, क्लोराइड, इसीलिए कौन देगा, जो आयनिक प्रॉपर्टी S ब्लॉक वाले हैं, इसका मतलब साल्ट है, तो वो क्या रखेंगे, वो आयनिक क्लोराइड देंगे। और आयनिक क्लोराइड देंगे दैट मीन्स यहाँ पे मैं किससे रिएक्शन कर दूं, मान लीजिए मैंने NaCl से रिएक्शन कर दी, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, मान लीजिए मैंने ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन मैंने किसके, क्योंकि देखो इसमें क्रोमियम है, ये क्रोमाइल बनाएगा, ये क्लोराइड है, NaCl में क्लोरीन ये अपना देगा, और कौन सा मीडियम है,
ये एसिडिक मीडियम है। जब कभी भी एसिडिक मीडियम आपको मिलता है तो हमेशा प्रोडक्ट के अंदर H2O बना दीजिए। क्या बनेगा? CrO2Cl2 प्लस यहाँ पे और इसके अंदर H2O बनेगा। क्लियर है? K2Cr2O7 की रिएक्शन NaCl और किसी एसिड के साथ में कराते हैं तो इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। इसको क्या बोला जाता है? ये है एक्चुअल में क्रोमाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है CrO2Cl2। ये है क्रोमाइल क्लोराइड। प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। देखिए, यदि K2Cr2O7 को पहली प्रॉपर्टीज है किसके साथ? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर का तो सबसे पहले K2Cr2O7 है, इसको हम क्या करना है? हमें हीट करना। देखो डेल्टा का सिंबल ये क्या बताता है? ये हीट करने को बताता है कि K2Cr2O7 को जब हीट किया जाता है, कब? हाई टेम्परेचर पे किया जाता है तो ये क्या डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, और हमें क्या बनाती है? ये बनाती है क्रोमेट। ये क्या बनाती है? K2Cr4। इसका मतलब डाइक्रोमेट क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया। कब? जब हीट किया जाता है। सेकेंड इफेक्ट देखिए, ये तो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब सेकेंड K2Cr2O7 की रिएक्शन यदि मैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड बोले तो H2SO4 के साथ करवाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है? क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये कैसे कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जब H2SO4 से रिएक्शन करता है तो ये क्रोमिक एनहाइड्राइड बनाता है और क्रोमिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला है CrO3। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट, K2Cr2O7 के अंदर क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रखना पसंद करता है? +6। इसका मतलब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसका वैलेंस 3d5 4s1 होता है। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, इसका मतलब इसने किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट कर लिया? क्रोमियम +3 का। दैट मीन्स अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये क्रोमियम +6 जो है वो क्रोमियम +3 में जाना पसंद करेगा। ऐसा क्यों? देखिए क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3d3 आर्गन 3d3 6 होते हैं। 6 में से कितने चले गए? 6 में से चले गए 3, तो कितने बचे? 3 बचे, तो 3d3 आ गया। क्लियर है? अब देखिए जब हम d ऑर्बिटल बनाते हैं 5 डब्बे और ये 2 भागों में सेपरेट होता है, एक T2G होता है और एक EG होता है। 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। तो ये जो क्रोमियम +3 है ना, ये T2G की वजह से, किसकी वजह से? ये T2G की वजह से, T2G हाफ फील्ड की वजह से क्रोमियम +6 किस में जाना पसंद करता है? हाफ +3 के अंदर। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ का मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्रोमियम +6 लिखा हुआ है ना, तो आपको डायरेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए K2Cr2O7 की बात कर। जब कभी भी ये K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये क्रोमियम +3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए, ये एसिडिक मीडियम के अंदर ही क्रोमियम +6 किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब देखो, जब मीडियम एसिडिक प्रोवाइड कर दिया तो आपको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रोमियम +6 प्लस H+2 गिव्स क्रोमियम +3 एंड H2O। ये आपको ध्यान में आना चाहिए कि जब कभी भी एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो H2O बनेगा ही बनेगा। क्लियर है? अब देखो अपन कुछ रिएक्शंस करते हैं और आपको पूरी चीजें समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, फर्स्ट यदि रिएक्शन करें आयोडाइड के साथ, किसके साथ? क्रोमियम +6 है। कौन सा मीडियम लेके आए हैं? एसिडिक मीडियम, आयोडाइड। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? -1। अब देखिए, हमें पता है क्रोमियम +6 किस में कन्वर्ट होगा? एसिडिक मीडियम में, क्रोमियम +3 में। एसिडिक मीडियम है तो क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट H2O। अब आयोडाइड किस में कन्वर्ट होगा? देखो आयोडाइड है तो इसका मतलब आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नेगेटिव, -1।
ये किस में कन्वर्ट होगा, ये I2 के अंदर। देखो एलिमेंट इन एलिमेंट्री स्टेट, मान लीजिए I2 हो गया, Br2 हो गया, F2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, जो भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है ना, सेम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो। अब देखो नेगेटिव से ये किस में गया, जीरो में, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी ना, नेगेटिव बड़ा होता है, जीरो जीरो बड़ा होता है ना, इसका मतलब। और यहाँ पे देखो क्रोमियम प्लस 6 से किस में गया, क्रोमियम प्लस 3 के अंदर, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स इसका रिडक्शन हुआ तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसको क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो क्रोमियम का हमेशा रिडक्शन होगा, अब खुद का हमेशा रिडक्शन करेगा, पड़ोसी का हमेशा ऑक्सीडेशन करेगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम बहुत सारी रिएक्शंस एक साथ करते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी रिएक्शंस दे रखी है, अपन सब साथ में करते। देखिए क्रोमियम प्लस 6 है, मीडियम कैसा दे दिया, एसिडिक। आयोडाइड के साथ रिएक्शन की, ये पहली रिएक्शन किसके साथ, आयोडाइड के साथ, ठीक है, प्लस आयोडाइड, ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्रोमियम प्लस 3 H2O और I2 के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। अब देखिए सेकंड रिएक्शन, प्लस लगा हुआ है ना, ये H प्लस एसिडिक मीडियम, यदि वही क्रोमियम प्लस 6 एसिडिक मीडियम में, ये तो आयोडाइड से रिएक्शन किया, मान लीजिए H2S से रिएक्शन करे, किससे करे, H2S से रिएक्शन करे, ये वाला पूरा। तो देखिए इसको सेपरेट लिखे, सेपरेट लिख दो, चलो सेपरेट ही लिख देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। यही क्रोमियम प्लस 6 है, एसिडिक मीडियम है, और किससे रिएक्शन कर रहा है, H2S। ये क्या है, सल्फाइड है। कैसा है, ऑक्सीजन सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2 है, दैट मीन्स ये सल्फाइड। तो यही बात है, एसिडिक मीडियम में दे रखा है, तो क्रोमियम प्लस 6 किस में जाएगा, क्रोमियम प्लस 3 में। एसिडिक मीडियम है तो क्या बनाएगा, H2। सल्फाइड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2। अब देखो ये सल्फर में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, सल्फर में, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। तो नेगेटिव बढ़ा है, जीरो जीरो बढ़ा, दैट मीन्स इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन। क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम के अंदर पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम के अंदर ही किसमें कन्वर्ट होता है, ये एसिडिक मीडियम में ही ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बेसिक और न्यूट्रल में नहीं करती। किसके साथ, NO2 माइनस के साथ, नाइट्रस के साथ कर दी तो नाइट्रिक बना देगा। देखिए वो तो सेम रिएक्शन, क्रोमियम प्लस 3 प्लस एसिड दे रखा है H2O प्लस NO2 है तो NO3, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है, ऑक्सीडेशन। देखो NO2 से NO3 में चला गया। अब देखिए इस तरह से सारी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट होगी। अब आपको एक मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आपको समझना है। देखिए क्रोमियम प्लस 6 जो है एसिडिक मीडियम में H2O2 के साथ रिएक्शन कर ले, किसके साथ, H2O2। H2O2 क्या है, पेरोक्साइड है बच्चों, क्या है, पेरोक्साइड। ये जब कभी भी K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ना, तो हमेशा क्या बनाता है, CrO5। क्या बनाता है, CrO5। और CrO5 भी क्या है, एक पेरोक्साइड बॉन्ड रखता है, पेरोक्साइड बॉन्ड रखता है। अब इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जब कभी भी H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा ना, CrO5 बनाएगा। अब यहाँ सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अब देखिए X ऑक्सीजन A कितना देगा, -2, तो 10 हो गए, इक्वल टू 0, X इक्वल टू +10। अब देखो भैया क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, गलत है, ये गलत है। क्यों, देखिए जो क्रोमियम है वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने निकाल सकता है भैया, 6, जो कि K2Cr2O7 ने निकाल चुका है। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकता। आपको बताया था, ये तो 10 कह रहा है, ये तो कह रहा है क्रोमियम +10, भैया इम्पॉसिबल। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, देखिए इसकी जो CrO5 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। इसका स्ट्रक्चर होता है बटरफ्लाई जैसा, तितली जैसा। देखो ये क्रोमियम, कितने क्रोमियम ऑक्सीजन है, 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो ये बटरफ्लाई जैसा बना क्या,
अब देखिए, अरे बटरफ्लाई इतनी सुंदर बनानी नहीं आती है ना। ये देखो, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 1 -1 -1 -1 -1 और -2, टोटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हुई। ये अपने स्ट्रक्चर की वजह से जो CrO5 है ये ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा +6। कई बार कंपटीशन के अंदर आता है कि CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, 10 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर जिसको पता है कि भैया ये 10 नहीं दे सकता, ये क्या पहाड़ से अपना सिर फोड़ेगा, क्या ऑर्गन में से निकालेगा आर्गन, नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। इसलिए CrO5 बनेगा और CrO5 में ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है तितली जैसे। क्लियर है। क्रोमियम ने Cr+6 प्लस एसिडिक मीडियम प्लस यदि आयरन +2 से रिएक्शन कर दिया तो क्या बनेगा, क्रोमियम +6 से किस में जाएगा, क्रोमियम +3 में। हमेशा ध्यान रखना T2G की वजह से। H+ है H2 बना देना, आयरन +2 है तो ये किस में जाएगा, आयरन +3 में, आयरन +3 में जाएगा। अब देखो +6 से +3 में गया, क्या हुआ, रिडक्शन। +2 से किस में गया, +3 में, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अब देखो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ होता है उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्रोमियम कभी भी एसिडिक मीडियम में देना, आपको ऐसे लिख के दे दे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस आयरन +2, तो आपको क्या लिखना है, तो आपको हमेशा इस तरह से दो चाहे इस तरह से दो, आपको यही पता करना है कि यहाँ क्रोमियम +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आएगा और H2O ही बनेगा। क्लियर है। तो आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप स्पेशली जो है H2O2 का याद रखना, CrO5 बनता है, ये बट तितली के जैसा स्ट्रक्चर होता है और CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है और कुछ भी नहीं। इसका शॉर्ट बनाना चाहूँ तो देख लेते हम, क्रोमियम +6 कौन सा मीडियम, एसिडिक मीडियम। यही होगा एसिडिक मीडियम होगा तभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखो यदि इसने आयोडाइड से रिएक्शन की, इसने H2S से रिएक्शन की और इसने NO2- से रिएक्शन की, इसने आयरन +2 से रिएक्शन की और इसने H2O2 से रिएक्शन की। ये कुछ रिएक्शन है जिसको आपको ध्यान रखना। क्रोमियम +6 है, क्रोमियम +3 में जाएगा, ठीक है। H+ है H2O बनेगा। इसका मतलब कौन रिएक्शन करा, आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में। ये सेम यही रहेगा। इसका मतलब H2S किस में कन्वर्ट होगा, सल्फर में। NO2 किस में कन्वर्ट होगा, ये तो सेम ही रहेगा, ये तो सेम आपको लिख देते हैं। वैसे बार बार लिखना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। ये H2O, ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NO3- में। Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। बस कुछ भी नहीं, आपको तो बस ये ध्यान रखना है इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट घट के +3 होगी। H2O2 का स्पेशली ध्यान रखना है, CrO5 बनाएगा 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 और ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रखेगा। तो ये हो गया अपने जो K2Cr2O7 को प्रिपरेशन मेथड भी हो गया और इसकी प्रॉपर्टीज भी हो गई कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड्स के साथ कैसे कैसे रिएक्शंस देता है। अब देखिए आगे याद रखना है कि शुरुआत कहाँ से करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं क्रोमाइट ओर से, FeCr2O4। क्लियर। और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे बच्चों, इसके साथ किसी बेस के साथ, जैसे Na2CO3 से करवा दिया किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2CrO4, क्रोमेट है। अब कुछ भी याद नहीं रखना, Na2CrO5 क्रोमेट है, इसकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवा दो, ये क्या बनाया जाएगा, Na2Cr2O7। और Na2Cr2O7 हमें चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए क्या, पोटेशियम। तो अपने 2 पोटेशियम ले लिया इधर और ये बन गए K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। बस ये अपने बनाने का मेथड है। और जो क्रोमियम K2Cr2O7 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रख रहा है, अपने को +3 में चेंज करना है, एसिडिक मीडियम हुआ, H2O लगाना है, जो कोई भी होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा। अब देखो एक चीज यहाँ समझना कि हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्रोमेट,
इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्रोमेट। ये क्रोमाइट, ये क्रोमेट, ये डाइक्रोमेट। क्लियर है। तो यहाँ पे पहले ही हम यहाँ पे पोटेशियम लेते हैं, यहाँ से पोटेशियम कार्बोनेट ले लेते, तो इतनी कहानी चेंज ही नहीं होती। डायरेक्ट अपन ये सोडियम की जगह हम पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है, और पोटेशियम क्रोमेट की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाते तो K2Cr2O7 बन जाता है। अब देखिए इसकी कहानी ये है कि जैसे कि ये S ब्लॉक है, S ब्लॉक में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सॉरी हीलियम क्या, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए ये एक ही ग्रुप के अंदर है, वो अप टू डाउन जाते हैं तो साइज क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम में से साइज किसकी ज्यादा, पोटेशियम की। किससे, सोडियम से। क्लियर है। अब देखिए कि यदि हमने यहाँ पे यदि हम यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ना लेके पोटेशियम कार्बोनेट लेते तो कहानी यहाँ पे पोटेशियम क्रोमेट बन जाता ना, पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है, तो हमें तो इधर चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर ऐसा क्यों नहीं किया हमने, उसका कारण समझिए। क्रोमेट जो होता है ना, सॉरी कार्बोनेट, कार्बोनेट जो होता है उस यही करवा देते। कार्बोनेट कैसे, इसकी साइज कैसी होती, ये बड़ी साइज का होता है, इसकी बिग साइज होती है, साइज बिग होती है या बड़ी होती है या लार्ज होती है। बिग बोलो, लार्ज बोलो, कुछ भी बोलो, देखो है ना। अब देखिए हमने यहाँ पे पोटेशियम लिया और सोडियम लिया। क्लियर है। अब देखो एक आपको एक रूल पता होना चाहिए कि स्मॉल स्मॉल के साथ स्टेबल है, स्मॉल स्मॉल के साथ स्टेबल है, और लार्ज किसके साथ स्टेबल है, लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल, लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल। ये किसके बारे में बोल रहे हैं, साइज के बारे में। देख लीजिए जैसे छोटा बच्चा है, वो छोटे बच्चे के साथ खुश रहता है, और बड़ा बड़े के साथ खुश रहता है, बूढ़ा बूढ़े के साथ खुश रहता है। ठीक है, इसका मतलब वो स्टेबल है। इसका ये साइज के बारे में है, इसका मतलब वो स्टेबल है। बच्चे बच्चे के साथ खुश, बड़ा बड़े के साथ, बुजुर्ग बुजुर्ग के साथ खुश। क्लियर। हम हमारे सेम एज के साथ खुश रहते हैं, स्टेबल होता है। मतलब स्टेबल होता है इसको मतलब इसको डिकम्पोज करना क्या हो जाता है, तोड़ना क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए मान लीजिए हमने एक स्मॉल ले लिया, एक लार्ज ले, एक साइज में ले लिया, कम उम्र का, कम एज का, बोले तो छोटी साइज का, एक बड़ी साइज का, मतलब बच्चे के साथ बूढ़ा या बूढ़े के साथ बच्चा, कुछ भी बोलो। तो वो थोड़ी टाइम तक तो एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट तक तो ठीक है, उनकी एक दूसरे की वाइब्स मिलेगी। फिर उसके बाद में वो कहेंगे यार मुझे खेलने जाना है ना। बूढ़ा कहेगा कि मुझे बाहर अपनी एज के लोगों के साथ बातें करनी है। तो इसका मतलब स्मॉल और लार्ज, बच्चे और बूढ़े का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब वो अनस्टेबल है। थोड़ी देर के लिए वो बैठ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं, अनस्टेबल है। इसका मतलब उनको सेपरेट करना या डिकम्पोज करना क्या है, डिकम्पोज करना क्या है, इजी है, आसान। अब देखिए इसका मतलब एक मैंने बना दिया K2CO3 और एक मैंने बना दिया Na2CO3। इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग कि जो K2CO3 है ये कैसा है, ये लार्ज है। कार्बोनेट खुद कैसा है, लार्ज है। और ये सोडियम कैसा है, ये सोडियम है स्मॉल कंपैरेटिवली। पोटेशियम की कंपैरिजन में सोडियम कैसा है, छोटा। लेकिन कार्बोनेट तो कैसा है, ये तो लार्ज ही है, ये तो बड़ा ही। इसका मतलब स्टेबल कौन है, स्टेबल तो ये। इसका मतलब इसको तोड़ना क्या होगा, मुश्किल होगा। इसका मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, और कोई भी काम हम जिसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है ना, वो काम थोड़ा करना अच्छा नहीं लगता, मुश्किल होता है, एनर्जी देनी पड़ती है ना। इसका मतलब ये तो स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। इसका मतलब ये क्या है, जल्दी से डिकम्पोज हो जाएगा, जल्दी से टूट जाएगा, बस। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फिनोमेना को समझिए। सोडियम कार्बोनेट है, दैट मीन्स ये क्या है, लार्ज स्मॉल बोले तो ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल बोले तो जल्दी से टूट जाएगा, और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से टूटे, और जल्दी से टूट जाएगा, दैट मीन्स वो क्या बना देगा, ये सोडियम क्रोमेट बना देगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे K2CO3 यूज करते हैं तो बच्चों ये इजीली नहीं टूटेगा। क्यों,
लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल है, और स्टेबल जो होता है उसका डिकम्पोजिशन बोले तो उसको टूटना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट की जगह डायरेक्ट हम पोटेशियम कार्बोनेट क्यों यूज नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो टूटता मुश्किल से, उसमें एनर्जी देनी पड़ती, क्यों एनर्जी वेस्ट करनी, ऐसे प्रोडक्ट लेके आ जाओ जो जल्दी से टूट जाए। उसी बिरादरी को, यहाँ इसी बिरादरी का एस ब्लॉक का ही है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। और फिर लास्ट में जाके इसका आयन एक्सचेंज करते हैं, पोटेशियम की जगह फिर कौन ले, सोडियम की जगह कौन आ जाता है, पोटेशियम। इस तरह से यहाँ एक्सचेंज करवाते हैं आयन्स का, ये सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर है, आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए जो प्रिपरेशन मेथड के अंदर कि सोडियम कार्बोनेट क्यों यूज किया और पोटेशियम कार्बोनेट क्यों नहीं यूज किया। यदि आप पोटेशियम कार्बोनेट यूज कर देते तो डायरेक्ट K2CrO4 बन जाता है, K2CrO4 बन जाता है और सीधे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा के ये बन जाता है ना, पर ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, ये पॉसिबल नहीं है, और कारण यही है। कभी भी आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे ना तो आप उसकी साइज देखना, जैसे कार्बोनेट है ना, और सल्फेट है, ये बड़ी साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये हमेशा बड़ी साइज वाले के साथ स्टेबल होते हैं। क्लियर है, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए बता देते हैं कि देखो यदि ऐसा लिखा हुआ है लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट, ऐसा दे रखा है आपको, और बोले कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, इसको आपको ध्यान रखिए। स्टेबिलिटी तो इसका मतलब लिथियम है, ली ना के, इसका मतलब छोटा साइज किसका, लिथियम, स्मॉल साइज। इसका कैसा है, लार्ज। इसका कैसा है, इसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा सा ये भी स्मॉल है, ये लार्ज है, ये भी स्मॉल है, और इसके कंपेयर सबसे बड़ा कौन है साइज में, ये बड़ा है, और ये तो वैसे ही बड़ा है। इसका मतलब देखो साइज में कौन सबसे बड़ा, ये, फिर उसके बाद में ये, और फिर लिथियम। मतलब अब देखो ये सबसे लार्ज, ये मीडियम और ये स्मॉल। ये कार्बोनेट कैसा है बच्चों, ये लार्ज। ये कार्बोनेट कैसा है, लार्ज। यहाँ पे भी कार्बोनेट लगाऊं तो ये भी कैसा है, लार्ज। इसका मतलब लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल है क्या, हाँ लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे ना तो ये वाला होगा, लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल। ये मीडियम समझ लो, ये बीच वाला, ये बीच वाला और भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। और ये तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ऊंट बड़दरी जोड़ी, ऊंट बड़दरी जोड़ी है। फिर बाद शादी भी करावे तो सेम एज लोगों करावे, है ना, ताकि वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करें। ऐसा नहीं पता चला कि चाचा जी को क्या बोल दिया या दादाजी को क्या बोल दिया, इतना एज गैप नहीं होना चाहिए। तो ये देखो ये मॉलिक्यूल्स भी कहता है कि सेम साइज वाले के साथ हम कंफर्टेबल हैं, दूसरे साइज के साथ हम कंफर्टेबल नहीं। क्लियर है, कोई डाउट। और यदि ये तो आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और मान लीजिए डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, डिकम्पोज टूटने का ऑर्डर, कौन जल्दी से डिकम्पोज होगा, तो जल्दी से डिकम्पोज तो ये होगा ना, जो कमजोर है वो जल्दी से टूटेगा, जो मजबूत है वो नहीं टूटेगा, दैट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये बीच में से बताया है, कई बार क्वेश्चन आता है। क्लियर है, अब देखिए आगे चलते हम। सोडियम कार्बोनेट बना था Na2Cr2O7 और एक बना K2Cr2O7। अब बच्चों हम यदि ये वाला सोडियम कार्बोनेट बन जाता तो अपने क्या दिक्कत थी, अपने क्या दिक्कत, अपन यहाँ पे ऐसे पढ़ लेते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट। क्लियर है ना। अब देखो इसका क्या कारण है, सोडियम कार्बोनेट है ना, ये वाटर में सोल्यूबल है, वाटर के अंदर, वाटर में हाईली सोल्यूबल है, हाईली सोल्यूबल है। मतलब ये है कि ये जल्दी से पानी के अंदर घुल जाता है। और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो बोला ना लार्ज लार्ज के साथ स्टेबल है, इसका मतलब इसको डिकम्पोज, मतलब जो स्टेबल होगा ना उसको तोड़ना मुश्किल, उसको घोलना भी मुश्किल, डिकम्पोज करना भी मुश्किल, उसको सोल्यूबल करना भी मुश्किल। तो इसका मतलब है कि जो K2Cr2O7 है ना, ये अपने को जो कौन सी फॉर्म में मिलता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर मिलता है, क्रिस्टल बनते हैं इसके, क्रिस्टल मिलते हैं। ठीक है, ये भी वाटर में सोल्यूबल है लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ता है ताकि वो उसमें घुल जाए। और ये तो क्या है, जैसे ही डाला पानी के अंदर वैसे ही घुल गया।
तो ये ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल है और हमें इतना सोल्यूबल नहीं चाहिए, इतना अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमें स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए। इसलिए हम K2Cr2O7 को बनाने के लिए इतनी सारी गधा मजदूरी की थी। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। देखो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल रिएक्शंस कहाँ है, देखो ये आपके प्रैक्टिकल में है, वॉल्यूमेट्रिक एनालाइसिस, प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आप जो ट्राइटेशन करते हो उसमें K2Cr2O7 को बनाना पड़ता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। एग्जामिनर जो आपके वाइवा लेने के लिए आता है वो सीधा क्वेश्चन पूछता है K2Cr2O7 किसकी तरह बिहेव करता है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन होता है। अच्छा, तो K2Cr2O7 में क्रोमियम कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, +6, और किस में जाना पसंद करता है, क्रोमियम +3 के अंदर। या आयोडाइड में को किस में कन्वर्ट करता है, I2 के अंदर। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि जो K2Cr2O7 है H2O2 से रिएक्शन करता है तो किस में कन्वर्ट करता है, CrO5 में। ये क्या है, एक प्रोक्साइड, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6। तो आपको जो प्रैक्टिकल आपके एग्जाम्स होते हैं वहां पे वाइवा वाले जो एग्जामिनर आते हैं वाइवा लेने के लिए, वो आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही करते हैं। ये थ्योरी के हिसाब से देखें तो भी इम्पोर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल के हिसाब से देखें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है। और नेक्स्ट जो होगा अपना केमेनोफोर होगा, और इसके साथ में अपने एक इसका यूज बताना बाकी रह गया है। तो K2Cr2O7 का यूज, पहली चीज तो है ये प्राइमरी स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज किया जाता है ट्राइटेशन के अंदर। सेकेंडरी ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर, ब्लीचिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ब्लीचिंग एजेंट में भी इसका यूज करते हैं। इसको कलर कंपाउंड में भी, एजो कंपाउंड बनाने में भी इसको यूज किया जाता है। लेदर इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरी चीज है, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है K2Cr2O7 का, कि ये ऑरेंज कलर देता है। ये कैसा देता है, K2Cr2O7 ये देता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर का ये क्रिस्टल होता है। अब देखो बच्चों, इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो यहां हमने ये क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रखता है, K2Cr2+6 में। अब देखो इसका मतलब इसने तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, और आर्गन के अंदर तो सारे वैलेंस इसके इलेक्ट्रॉन ऑर्गन के तो सारे फुल्ली फिल्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब ये कहता है कि ऑरेंज कलर दे रहा है, और ऑरेंज कलर के लिए जिम्मेदार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्सेंट है। तो फिर ये कलर कैसे देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। K2Cr2O7 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, फिर क्यों ये कलर दे रहा है? इसका मेन कारण है मेटल टू, सॉरी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। इसकी वजह से K2Cr2O7 जो है वो ऑरेंज कलर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो कलर किसकी वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से K2Cr2O7 कलर देता है। तो ये आपका K2Cr2O7 कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा वो केमेनोफोर होगा। केमेनोफोर के अंदर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि Mn वहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा, तो वो भी कलर किसकी वजह से देगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो आप इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा इतना कोई ऐसे वो शक्तिमान नहीं है इतना बड़ा, ठीक है, इसको करिएगा। ये सारे देखो चीजें याद करने वाली है, जहाँ मुझे लगता है कि इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाली चीजें बताते हैं। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये जैसे बनाया है, जैसे बनकर आया है लैब के अंदर, जिस तरह से इसका सिंथेसिस किया है, बस वही मेथड हमने यहाँ यूज किया। तो शॉर्ट में ये बोल सकते हैं इसको रटना है भैया, इसको रटना है, इसको समझना है। रटने के लिए प्रेरित नहीं करती हूँ मैं, आपको मोटिवेट नहीं करती हूँ, लेकिन जो लैब के अंदर बना है, अब अपन ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, नहीं 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 ये ऐसा नहीं, मैं बनाता हूँ K2Cr2O7 कैसे बनता है। तो ये हलवा नहीं है जो आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट
शक्कर कम ज़्यादा डाल सकते हो। K2Cr2O7 लैब के अंदर बना है, तो उसको उस मेथड के अकॉर्डिंग ही अपने को रेडी करना है। ओके, इसको करिएगा आप।